Hello everyone, let's start with the revision of central problems of the economy, which is the chapter 2 in microeconomics. Okay, तो central problems of an economy का एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देने के लिए एक फ्लो चार्ट बनवा देते हैं. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी अगर हम वैसे देखें तो तीन तरीके की होती हैं बेटा. फर्स्ट वन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर बात करता है. ओके कि रिसोर्सेज कैसे बंटेंगे. दूसरी बात करता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कि जो रिसोर्सेज हैं उसकी अच्छे से यूटिलाइजेशन कैसे होगी. ठीक है बेटा. एंड थर्ड वन आएगा ग्रोथ कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको बढ़ाया कैसे जाए. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है तो दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो कि आपके कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंट होता है. ओके तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में अब है क्या क्या. सबसे पहली जो प्रॉब्लम के बारे में बात की गई है दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. तो इसमें बेसिकली ये बात किया गया है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है, क्योंकि आप हर चीज को इक्वली नहीं बना सकते बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर स्कार्स है ना. तो वी नीड टू थिंक कि हम क्या बनाना चाहते हैं और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए इन व्हाट क्वांटिटी. ओके एंड द सेकंड प्रॉब्लम इन एलोकेशन इज हाउ टू प्रोड्यूस. आपने एक बार ये देख लिया कि क्या बनाना है. द सेकंड प्रॉब्लम उसको बनाना कैसे है बिकॉज वी हैव टू टेक्निक्स. वन इज लेबर इंटेंसिव एंड अदर इज कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं वो ये होती है कि हाँ यार हम सिर्फ लेबर लगाते हैं. नो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का मतलब ज्यादा लेबर कम कैपिटल. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ज्यादा कैपिटल कम लेबर. ओके ये नहीं कि प्योरली एक ही हो जाता है. ओके एंड द थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस. किसके लिए बना रहे हो भाई. ठीक है. अगेन वी हैव टू सेगमेंट्स. वन इज रिच एंड अदर इज पुअर. क्लियर बेटा. तो ये आपकी तीन प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आपको बात करनी है अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एक आपको मैंने ये बता दिया फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है. जो आपके पास रिसोर्सेज है उसको अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है. एंड थर्ड वन उसको बढ़ाने के बारे में कैसे सोचा जाए. तो ये रही आपकी तीन प्रॉब्लम्स जो कि मैंने आपको मेन हाईलाइट करके बताई. अंडर एलोकेशन ये आ रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस, लेकिन इसकी दूसरी डायमेंशन है इन व्हाट क्वांटिटी. ये कंप्लीट नहीं है. अगर आपको इसमें थोड़ा और हाईलाइट करके बताऊं कि क्या चीज होती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि यार हम प्रोड्यूसर गुड्स बनाएं और कंज्यूमर गुड्स बनाएं. अब ये क्या है. प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आएंगे है ना. मुझे रॉ मटेरियल बनाना है, मुझे कोई ऐसी चीज बनानी है जिसको फर्दर कोई बंदा यूज करके आगे प्रोडक्शन करे. या मुझे प्रोड्यूसर के लिए कुछ नहीं बनाना, मुझे ऐसे लोगों के लिए बनाना है जो उसको खुद के यूज के लिए काम करे. ठीक है. एक और इसमें बाइफर्केशन आती है दैट इज मुझे वॉर टाइम गुड्स बनाने हैं या मुझे पीस टाइम गुड्स बनाने हैं. अब इसकी जो बाइफर्केशन है वो इस बेसिस पे है कि अगर आपके देश की लड़ाई चल रही है किसी और देश के साथ तो आपको ऑब्वियसली वॉर टाइम गुड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. एंड अदर देन दैट यू कैन फोकस ऑन पीस टाइम गुड्स. हाउ टू प्रोड्यूस का मैंने आपको बता दिया. एंड तीसरा आपको फॉर होम टू प्रोड्यूस के बारे में बता दिया कि रिच एंड पुअर पे से किसमें से आपको फोकस करना है. ओके अब ये क्या होता है आपकी अगली सेंट्रल प्रॉब्लम है विच इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आप किस चीज को खत्म करना चाहते हैं. आप उसकी अंडर यूटिलाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं. अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपको पता है कि वो 100 रुपए कम है, आप फिर भी उसको वेस्ट कर दो. ठीक है. तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा. आपके पास 100 रुपीज है तो आप पूरी कोशिश करोगे कि हम इसका बेस्ट से बेस्ट यूज करें. सिमिलरली फॉर अ कंट्री, एक कंट्री के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज बहुत कम है, बहुत ज्यादा स्कार्सिटी होती है ना. तो आपको पता है अगर आपके पास रिसोर्स कम है तो आप उसकी वेस्टेज क्यों करोगे. इन फुलर यूटिलाइजेशन आप वेस्टेज को खत्म करना चाहते हो. एंड थर्ड वन ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, आप चीजों को बढ़ाना चाहते हो. अगर आप आज 100 रुपए कमा रहे हो, 200 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, आप उसी पे थोड़ी बैठे रहो.
है ना, आप ग्रो करने की सोचोगे, आप उसको बढ़ाने की सोचोगे। सिमिलरली फॉर द कंट्री, कंट्री के पास जो भी चीजें हैं आप वहां तक सीमित नहीं रहना चाहते, आप उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर आपके पास इन्होंने बताया कि सॉल्यूशंस कैसे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स के। तो इसमें अगर आपको एक मैं मोटी मोटी चीज बता दूं, तो आपके पास 3 तरीके की इकोनॉमीज होती है ना, 3 तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, 3 तरीके के देश होते हैं अगर सिंपल भाषा में बात करूं। द फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सेकेंड वन इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इस पॉइंट में आपका वो भी टॉपिक कवर हो जाएगा। व्हाट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? एक ऐसी इकोनॉमी जिसको प्राइवेट बंदा चलाता हो या जो कि मार्केट ओरिएंटेड हो, जिसमें हर चीज मार्केट डिसाइड करती हो कि क्या बनेगा कितना बनेगा, ठीक है। एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो है जिसमें सरकार चलाती है चीजों को, इंडिविजुअल बंदे का कोई हक नहीं है यहाँ पे। एंड व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? इट इज मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है इसमें। तो ये कहते हैं कि अब ये 3 देश हैं एंड आपके पास 3 ऊपर प्रॉब्लम्स हैं अंडर एलोकेशन, ये 3 देश उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं कैपिटलिस्टिक की बात करूं तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सारा कुछ व्हाट टू प्रोड्यूस, कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, वो सब कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेड करेगी। क्योंकि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, क्योंकि उसको प्राइवेट बंदा चला रहा है, वो हर चीज में अपना प्रॉफिट ढूंढेगी, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बात करूं हाउ टू प्रोड्यूस को कैसे सॉल्व करेगी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, हम ये नहीं बोल सकते कि दे विल गो फॉर मशीन्स, आप ये नहीं बोल सकते। आप ये बोलोगे कि दे विल ऑप्ट दैट टेक्निक जो सस्ती है, क्योंकि जितनी कॉस्ट कम होगी उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा, है ना। एंड अगर मैं सोशलिस्टिक की बात करूं तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी हर चीज को सॉल्व करेगी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर मैं बोलूं सोशल वेलफेयर के तरीके से। जैसे हमने हाउ टू प्रोड्यूस की एग्जांपल ली कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सॉल्व करेगी जिसमें कॉस्ट कम रहेगी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी ज्यादातर लेबर इंटेंसिव की तरफ जाएगी क्योंकि वो रोजगार देना चाहती है, लाइक दिस, ओके। एंड मिक्सचर, यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से भी सोचा जाएगा एंड सोशल वेलफेयर के हिसाब से भी सोचा जाएगा। सो इतना आपको यहाँ पे करना है, ओके। चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पॉइंट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज ओसी एंड एमओसी, ओके। अब व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें अब आपको क्या देखना है? नाउ यू नो कि आपके पास रिसोर्सेज हैं एंड दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स, एंड उन रिसोर्सेज के बड़े सारे यूजेस हैं। मतलब आप किसी रिसोर्स को 2 चीजों में लगा सकते हो। यू हैव ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यू हैव ऑप्शन ए एंड यू हैव ऑप्शन बी। अब आप कहते हो कि यार ऑब्वियसली आई कांट ऑप्ट बोथ द ऑप्शंस, आपके पास कोई भी चीज है आप उससे 2 कर सकते हो, यू नीड टू ऑप्ट फॉर वन ऑप्शन, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। मानो यू ऑप्टेड फॉर ऑप्शन ए और आपको ऑप्शन बी को छोड़ना पड़ गया, इसको लेने के चक्कर में इसको छोड़ना पड़ गया, जो आपने छोड़ा, जो आपने जाने दिया, दिस इज योर ओसी, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसमें अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें, क्या है कि एक फील्ड है, ओके, एक फील्ड है, कोई खेत है, कोई भी एरिया है, यहाँ पे आप 2 चीजें ग्रो कर सकते हो, क्रॉप ए, क्रॉप बी, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार इस वाली में फायदा ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप क्रॉप बी को छोड़ोगे। मानो क्रॉप ए को ग्रो करके आपको 10,000 का फायदा होता है एंड क्रॉप बी को ग्रो करके आपको 8,000 का फायदा होता है,
है ना। तो ऑब्वियसली आप क्रॉप ए की तरफ जाओगे। तो आपने 10,000 कमाने के चक्कर में इसको जाने दिया, जो चला गया उसको हम बोलेंगे ओसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, मानो इसी फील्ड पे आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आप क्रॉप ए ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप बी ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप सी ग्रो कर सकते हैं। यहां से 10,000, यहां से 8,000 एंड यहां से 6,000। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, मैम ये तो हम लोगों को पता है कि वी विल ऑप्ट फॉर दिस क्योंकि इसमें मैक्सिमम बेनिफिट है। मैम ओसी कितनी है, ओसी मैम 14,000 है क्योंकि हमें 2 चीजें छोड़नी पड़ी ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा एक ही होगी, एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसको छोड़ने का हमें दुख होगा, और वो हमेशा नेक्स्ट अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा। ये तो अच्छा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं है। इफ यू आर अर्निंग 10,000, आप 6,000 की तरफ क्यों जाओगे। हाँ, हम ये जरूर सोच सकते हैं कि 10 के बाद 8 वाला ऑप्शन था। आप 10 के बाद किसको सोचोगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। सबसे पहले 10,000 के बारे में सोचते, फिर 8,000 के बारे में सोचते, फिर 6,000 के बारे में सोचते। ठीक है, ये तो ले लिया, लेकिन इसको लेने के चक्कर में क्या छोड़ा यार, 6,000 तो हम कभी सोच ही नहीं रहे थे क्योंकि ये तो बहुत कम है। तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जाने दिया, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जाने दिया, वो ओसी है, ना कि 14,000 ओसी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है इसी में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले तो दोनों में फर्क समझ लेते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या करवा रहे हैं। एक है ओसी और एक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसमें ओसी में आप लोग क्या करते हैं कि आपके पास फील्ड थी और 2 ऑप्शंस थे, ए बी। ए पूरे का पूरा ले लिया, बी पूरे का पूरा छोड़ दिया। इट मीन्स बी वॉज योर फुल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब बी पूरे का पूरा नुकसान हो गया। ठीक है, लेकिन व्हेन यू विल टॉक अबाउट एमओसी, तो इसमें अगेन यू हैव 2 ऑप्शंस, इट्स ए और बी। यहां पे बी ऑप्शन कम फायदेमंद है, ए ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन मैं बी को पूरा नहीं छोड़ूंगी। मैं थोड़ा सा ए भी ग्रो करूंगी एंड थोड़ा सा बी भी ग्रो करूंगी। अब यहां पे क्या होगा, बी को ग्रो करने के चक्कर में ए का कुछ नुकसान होगा, है ना। मैं पूरे का पूरा ए ग्रो कर सकती थी, लेकिन आई ऑप्टेड फॉर बी ऑल्सो कि नहीं भाई मुझे तो दोनों तरफ जाना है, और बी ग्रो करने के चक्कर में ए का थोड़ा नुकसान होगा, मतलब मैं यहाँ पे दोनों की तरफ जा रही हूँ। एक पूरे की पूरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हुई, जब ओसी अकेली है इट मीन्स पूरा नुकसान हो गया दूसरे का। यहाँ पे तो बी का पूरा नुकसान हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने बी को भी ग्रो कर लिया। बी का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फील्ड तो उतनी ही है। समझो बात को क्या बोल रही हूँ। मानो मेरे पास ये फील्ड थी, ठीक है, मैं यहाँ पे ए ग्रो कर रही थी, क्रॉप ए ग्रो कर रही थी, एंड आई वॉन्ट कि क्रॉप बी भी ग्रो हो जाए। क्या ये एरिया एक्सटेंड हो जाएगा बी ग्रो करने के लिए? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए को छोड़ना पड़ेगा। जहां पे मैं ए ग्रो कर रही थी मैं बोलूंगी ए की जगह मुझे बी ग्रो करनी पड़ेगी, बिकॉज जो मेरे पास रिसोर्स है वो फिक्स रहेगा, है ना। ये थोड़ी है कि अगर मैंने बी ग्रो करने का सोचा तो उसके चक्कर में लैंड अपने आप खिंच जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा। लैंड तो वही है, वहां पे पहले ए ग्रो कर रही थी, आई वॉज टेकिंग द ऑप्शन ऑफ ए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ बी भी ग्रो हो जाए, तो मुझे ए का नुकसान करना पड़ेगा। अब ये जो मैं बी ग्रो करने के चक्कर में ए का नुकसान कर रही हूँ, दिस इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी का कंसेप्ट क्या कहता है, यू हैव वन रिसोर्स, है ना, एंड उसके ऊपर 2 गुड्स तुम बना सकते हो, एक्स और वाई। वो वाला गुड, आपका जो भी रिसोर्स है वो एक गुड के लिए सबसे अच्छा था, मानो वो वाई के लिए सबसे अच्छा था। क्या है,
एक फील्ड है, इस पे आप x भी ग्रो कर सकते हो, आप y भी ग्रो कर सकते हो, एंड यू नो कि आपका ये जो फील्ड है ये y के लिए बहुत अच्छा है। तो आप सबसे पहले क्या ग्रो करोगे यहाँ पे, आप y ग्रो करोगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बैठे बैठे ये हुआ कि अगर x ग्रो कर लूं y को थोड़ा थोड़ा छोड़ के, तो ये उसके चक्कर में है। अब इन्होंने देखो क्या बनाया यहाँ पे, आपने सबसे पहली ऑप्शन ली कि मैं x कुछ नहीं ग्रो करता, मैं y ग्रो करूंगा। नाउ दिस इज ओसी। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है y को ग्रो करने की, x, पूरे का पूरा x, ठीक है। y को ग्रो करना था इसलिए मैंने x को पूरे का पूरा छोड़ दिया, तो x इज माई फुल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अब बैठे बैठे ध्यान में आया, यार ऐसा करते हैं, एक्स भी थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं, एक यूनिट एक्स की प्रोड्यूस करते हैं, लैंड तो बढ़ेगी नहीं, मुझे वाई की प्रोडक्शन को छोड़ना पड़ेगा, तो उधर से कुछ सेक्रीफाइस होगा वाई का एंड उधर कुछ ऐड हो जाएगा एक्स का। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, क्या मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, हाँ भाई मेरा नुकसान हो रहा है। कौन सी क्रॉप का नुकसान हो रहा है, मैम वाई का नुकसान हो रहा है। जिसका नुकसान होगा वो न्यूमिनेटर में आएगा, जो गेन में होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। इफ यू वांट टू फाइंड आउट रेशो, द रेशो मींस डेल्टा सेक्रीफाइस ओवर डेल्टा गेन। जो सेक्रीफाइस किया वो ऊपर, जो गेन किया वो नीचे। डेल्टा मींस चेंज। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एमओसी और एमआरटी, वॉट एवर यू वांट टू से, ठीक है। एमआरटी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप पहले मेरे साथ साथ चलिएगा, अभी नंबर्स मत देखिएगा, यहाँ पे भी कुछ ऐड हुआ, यहाँ पे भी कुछ माइनस हुआ। ये ऐड और माइनस क्यों चल रहा है, सबसे पहले तो ये समझना है। ऑब्वियसली मैं पूरे खेत में पहले y ग्रो कर रही थी, अब मुझे y की जगह अगर x ग्रो करना है तो y माइनस होता जाएगा एंड x प्लस होता जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ही बढ़ते जाएं, खेत थोड़ी बड़ा हुआ, मुझे तो उसी जगह में से देना है। तो यहाँ पे कुछ प्लस हुआ एंड यहाँ पे कुछ माइनस, यहाँ पे कुछ प्लस हुआ एंड यहाँ पे कुछ माइनस। लेकिन अब यहाँ पे हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है, अगर आप देखो तो शुरू में तो एक ही दिया, थोड़ा एरिया दिया एंड जितना एरिया y को दिया हुआ था उसी एरिया में x भी उतना ही ग्रो हो गया। अब हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, एक यूनिट y की दी एंड उसकी जगह x ग्रो हो गई, ठीक है, एक यूनिट x की ग्रो हो गई। अब आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है कि मानो ये आपका फील्ड था, ठीक है, एंड ये जो फील्ड होता है, यहाँ पे एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि इसमें हम शुरू में मानो इतना एरिया था, ये सबसे कम फर्टाइल था, मतलब ये सबसे कम फायदेमंद था, तो यहाँ पे एक यूनिट ग्रो होती थी। कितनी, एक यूनिट ग्रो होती थी, किसकी, y की। हमने इसको सेक्रीफाइस किया, लेकिन क्योंकि ये y के लिए भी अच्छा नहीं था तो x भी इसमें उतना ही ग्रो हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और छोटा बना दें, अब फर्टाइल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये एक एरिया है, यहाँ पे 2 यूनिट ग्रो होती हैं एक्स। पहले कम फर्टाइल था, ठीक है, फर्टाइल से हम थोड़ा थोड़ा फर्टाइल की तरफ चल रहे हैं, ओके, नॉन फर्टाइल से हम फर्टाइल एरिया की तरफ चल रहे हैं। ये वाला एरिया कम फर्टाइल था, यहाँ पे उतना ही एक्स ग्रो होना था, उतना ही वाई ग्रो होना था, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं अच्छे एरिया की तरफ ग्रो करती जाऊंगी, अच्छे एरिया की तरफ जाती जाऊंगी, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ एक्स ग्रो हो रही थी क्योंकि अच्छा एरिया था ये, ठीक है। अब मेरे को वाई ग्रो करना है, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, 2 यूनिट्स ऑफ वाई ग्रो होती थी, ओके, क्योंकि मैंने वाई को सारा अपना फील्ड दिया हुआ था, मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक्स ग्रो हो। आपको ये पॉइंट समझना है, क्योंकि ये वाली जो फील्ड है दिस इज गुड फॉर वाई, ये वाई के लिए अच्छी है ज्यादा, एक्स बन तो सकता है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है एक्स के लिए। तो जितने एरिया में 2 यूनिट बनते हैं वाई के, ऑब्वियस सी बात है वहां पे 2 यूनिट ऑफ एक्स तो बनेंगे नहीं, फिर तो फर्क ही क्या हुआ। जहां पे 2 यूनिट ऑफ वाई बनते हैं वहां पे 1 यूनिट ऑफ एक्स ही बनेगा। यही तो नुकसान है कि मैंने वाई को छोड़ के एक्स बनाया,
एक एरिया में 2 यूनिट ऑफ y बन रहे थे अच्छे खासे, मैंने बोला नहीं मैं तो x बनाऊंगी। ऐसा क्यों मैम? बिकॉज जो आपका रिसोर्स होता है वो हर चीज के लिए बराबर एफिशिएंट नहीं होता है। अगर एक फील्ड है आपके पास, अगर वो y के लिए ज्यादा अच्छी है, डजंट मीन्स कि x के लिए भी उतनी ही अच्छी होगी। और एक अच्छे यूज से एक कम अच्छे यूज की तरफ जाओगे तो नुकसान तो पक्का है। ठीक है, मेरे को लगता है कि हाँ यार मैं इकोनॉमिक्स करवा सकती हूँ, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ और पढ़ाना शुरू कर दूं तो नुकसान तो होगा। ठीक है, सिमिलरली दिस, तो मेरे को 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी 1 यूनिट बनाने के लिए। ऐसे ही अगर आप इधर चलते जाओगे 3 यूनिट ऑफ y बन रहा था, इसकी जगह 1 यूनिट ऑफ x, तो ये नुकसान बढ़ता जाएगा। अब ये देखो, 2 यूनिट सेक्रीफाइस की, 1 यूनिट बनी, फिर 3 की, फिर 1 बनी, फिर 4 की, फिर 1 बनी, फिर 5 की, फिर 1 बनी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये दिखा रहा है कि नुकसान बढ़ेगा। आपका रिसोर्स x और y के लिए इक्वली अच्छा नहीं है, y के लिए ज्यादा अच्छा था, x के लिए कम अच्छा है। तुम लेकिन y को छोड़ के x बनाने की कोशिश कर रहे हो। पहले 1 यूनिट का नुकसान हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, और इसीलिए ये नुकसान ओवर फायदे की रेशो बढ़ रही है। 1/1, 2/1। व्हाट डू यू मीन बाय 2/1? 2/1 का मतलब 2 यूनिट गई, 1 यूनिट आई, सेक्रीफाइस ओवर गेन। 3 यूनिट गई, 1 यूनिट आई। मैम 3 यूनिट के बदले में 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि 3 में तो वो अच्छा था, उसी एरिया में वो 3 यूनिट बना रहा है वाई के, लेकिन x के लिए अच्छा नहीं है, तो उसी एरिया में 1 ही यूनिट बना के देगा, तो एमओसी बढ़ गई। व्हाट इज एमओसी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और यूनिट बनाने के चक्कर में क्या नुकसान कर दिया? एक और यूनिट बनाने के चक्कर में ये नुकसान कर दिया। दिस इज एमओसी। ठीक है बेटा, तो ये अगर आप इसको, इस स्केड्यूल को, ये देख लो, इस स्केड्यूल को अगर आप ड्रॉ करते हैं, मतलब इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो पीपीसी कहलाता है कि एक एरिया पे क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब सिंपल सी बात है, जितने भी कर्व्स हैं उसमें आपको 2 चीजें देखनी है। ठीक है, मैं अपने लेक्चर्स में बहुत बार ये बात बताती हूँ। आपको पहले ये देखना है कि एक्स और वाई में रिलेशन कैसा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो एक बढ़ रहा है और एक गिर रहा है, तो इट मीन्स वी हैव इनवर्स रिलेशन, है ना। रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। और अगर आप बात करोगे स्लोप की टू डिटरमाइन शेप, तो पीपीसी की स्लोप का नाम क्या है? एमओसी। और एमओसी बढ़ रही है, नॉन लीनियर है, और अगर एमओसी बढ़ती है इट मींस आपकी जो शेप निकल के आएगी वो कनकेव निकल के आएगी। तो अगर आप इसकी डायग्राम देखेंगे तो वो कुछ ऐसी बनती है। सारा कुछ वही है, बस इसमें इन्होंने एग्जाम्पल जो है वो दूसरी ले ली, लेकिन मुद्दा वही है कि 1 छोड़ा 1 बना, फिर 2 छोड़ा बनेगा 1। क्यों? क्योंकि वीट के लिए ज्यादा अच्छा था आपका रिसोर्स, मशीन के लिए नहीं था। जो ज्यादा बन रहा था मतलब उसमें ज्यादा अच्छा था। ठीक है, अगर आप इसी चीज को प्लॉट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन के आएगा, एंड दिस इज पीपीसी। ये देखोगे ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, नीचे को आ रहा है। कारण क्योंकि दोनों चीजों में इनवर्स रिलेशन है, एक्स और वाई में। ठीक है, ये कनकेव है क्योंकि स्लोप बढ़ रही है, एमओसी बढ़ रही है। ठीक है, इसमें अब आपको ये देखना है कि जो पीपीसी है वो 3 शेप्स ले सकता है। ओके, या तो वो कनकेव जाएगा, हो सकता है कन्वेक्स चला जाए जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हो सकता है स्ट्रेट लाइन चला जाए। ठीक है, अब कन्वेक्स या कनकेव तो तब जाएगा अगर स्लोप बढ़ेगी, एमओसी बढ़ेगी, जो कि ज्यादातर केसेस में यही होता है। अब स्ट्रेट कब जाएगा? स्ट्रेट जाएगा इस केस में, अगर आपका हर बार जो नुकसान हो रहा है वो सेम हो रहा है। ठीक है, इट मींस आपके रिसोर्स पे हर जगह पे सेम ही क्वांटिटी बन रही है। ठीक है, एंड इधर एक ही ऐड हो रहा है। या अगर आपको इसकी एक और
एग्जाम्पल बना के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी बन सकती है, 0 15, 1 14, 2 13, 3 12, 4 11। इसका मतलब आपका रिसोर्स दोनों में अच्छा है, आपका कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। आप इधर से एक ले रहे हो, एक ही दे रहे हो, फिर एक ले रहे हो, एक दे रहे हो, एक ले रहे हो, एक दे रहे हो। तो अगर आप इसकी एमओसी निकालेंगे, सेक्रीफाइस ओवर गेन निकालेंगे, इट विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। अगर आपकी स्लोप सेम आती है तो आपका जो पीपीसी जाएगा वो स्ट्रेट जाएगा, स्लोप सेम या एमओसी सेम। और ये किस केस में होती है? व्हेन योर रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट, जो कि बहुत कम होता है कि एक रिसोर्स हर चीज में अच्छा है, ठीक है। ये कब जाता है? व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, तो ये जाएगा। एक तीसरा केस है कन्वेक्स का। अब इसमें पहले मैं शेप बना के दिखा दूं। ये इसमें जाएगी कुछ ऐसे, इसमें जाएगा कुछ ऐसे। कन्वेक्स के केस में जाएगा, अब अगर मैं कन्वेक्स बनाऊंगी तो वो कुछ ऐसे जाएगा। लेकिन ये जो कन्वेक्स वाला केस है ना, ये सबसे खराब है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है। ये रहा, ये कहते हैं कि अगर आपने सबसे पहले सबसे फर्टाइल एरिया में जाके नुकसान करवा दिया अपना, मतलब आपको पता था ये सबसे कम फर्टाइल है, यहाँ पे 2 यूनिट बनती है, यहाँ पे 3 बनती हैं एंड यहाँ पे 4 बनती हैं। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम है कि चलिए यार नुकसान ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इफ योर स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, आपने 4 पहले छोड़ा एक बनाने के चक्कर में, ठीक है, 4 बन रहा था क्योंकि उसमें बहुत अच्छा था, उधर वो x कितना बनेगा? वो तो 1 ही बनेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी एमओसी गिरेगी, और अगर एमओसी गिरी मतलब स्लोप गिरी, एमओसी गिरी, इन दैट केस आपका जो कर्व जाएगा वो ये कन्वेक्स जाएगा। तो 3 हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज लिखी है, इट मस्ट बी नोटेड दैट कि ये दोनों कंडीशंस कौन सी, कि ये स्ट्रेट जाए या ये कन्वेक्स जाए, ये नहीं आएंगी क्योंकि ये ज्यादातर नहीं होता है। तो क्या आता है कि एमआरटी या एमओएस बढ़ता ही है, तो जो पीपीसी की शेप जाती है वो ज्यादातर कनकेव ही जाती है। हाँ, हो सकता है कन्वेक्स, क्वेश्चन निकालना आ सकता है। आपको तो एमओसी निकालनी है, एमओसी कैसे निकलेगी? सेक्रीफाइस ओवर गेन, एंड यू नीड टू कमेंट ऑन द शेप। अगर एमओसी बढ़ रही है तो यू विल से कनकेव, एमओसी गिर रही है तो कन्वेक्स, एमओसी स्ट्रेट है तो यू विल से, एमओसी सेम है तो यू विल से स्ट्रेट। आपने ये नहीं बोला, ये तो हो ही नहीं सकता। आपको अगर कमेंटिंग करने के लिए बोला गया तो आप एमओसी निकालेंगे एंड यू विल कमेंट ऑन द शेप, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल केस में जाएं तो नॉर्मली एमओसी बढ़ती है, नुकसान बढ़ता है, बिकॉज यू आर शिफ्टिंग योर रिसोर्सेज फ्रॉम अ वेरी गुड यूज टू अ नॉन गुड यूज, है ना, तो नुकसान बढ़ेगा अगर हम जनरली बात करें। क्लियर? एक छोटा सा पॉइंट ये है, स्लोप का हो गया, ठीक है, स्लोप का भी चलो मैं एक बार बता दूंगी। लेकिन एक पॉइंट ये है कि मानो ये आपका पीपीसी है, तो ये पीपीसी आपको क्या बता रहा है कि तुम क्या बना सकते हो, दिस इज योर बाउंड्री एंड आउटसाइड दिस आप बना नहीं सकते हो, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट पे या इस लाइन के ऊपर ये आपको बताते हैं व्हाट इज अटेनेबल, व्हाट यू कैन अचीव, और ये बाहर बताता है अनअटेनेबल। क्लियर? तो ये वाला डाटा आपको ये बताया व्हाट इज अटेनेबल एंड व्हाट इज अनअटेनेबल। फिर एक स्लोप का फॉर्मूला। अब देखो स्लोप का जो फॉर्मूला है वो तो आपको याद करना ही है, चेंज इन वेरिएबल measured on y-axis divided by change in variable measured on x-axis। इसी के बेसिस पे शेप बनती है, स्लोप के बेसिस पे। अगर ये करके सेम आ जाए तो आप बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन बनेगी कर्व की, और अगर आप बोलो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स नॉट सेम तो नॉन लीनियर बनेगी। बस, ये तो स्टैट्स में भी कवर होता है। एक आपको इसमें
जो टॉपिक और कवर करना है दैट इज रोटेशन और शिफ्टिंग। अब इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, अगर मैं बोलूं कि ये आपका पीपीसी है एक्स वाई या वाई एक्स, ठीक है, आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्स की प्रोड्यूस को बढ़ा सकते हैं, तो ये पीपीसी कुछ ऐसा चला जाएगा। अगर एक पॉइंट पुराना रहे और दूसरा पॉइंट नया बन जाए तो दैट इज नोन एज रोटेशन, दिस इज नॉट शिफ्टिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आप ये बना रहे थे वाई एक्स और ये आपका ओरिजिनल पीपीसी था और कुछ ऐसा हुआ कि आप वाई ज्यादा बना पा रहे हैं, ठीक है, आप वाई ज्यादा बना पा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रोटेशन। ओके, शिफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ, अब इसको ध्यान रखना है, शिफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ तब होगी, ऐसे हो सकती है शिफ्टिंग, ये ऐसे जा सकता है, ये अंदर को जा सकता है, एक तीसरा केस और है, ये ऐसे भी जा सकता है। ये तीनों जो शेप्स बन रही हैं ये रोटेशन की नहीं है, ये शिफ्टिंग की है। शिफ्टिंग तब होगी अगर तुम्हारे पास जितना भी रिसोर्स था वो बढ़ गया या गिर गया, पूरे का पूरा रिसोर्स। लेकिन अगर वो तुम्हें ये बोले, इसमें फर्क समझना है जरा, ठीक है, विच इज मैंने बोला कि मेरे पास 1000 रुपए थे, पर मैंने जो यूज किया दैट वाज 800, रिसोर्स तो कम नहीं हो रहा, मैं यूज नहीं कर रही हूं, दिस इज अंडर यूटिलाइजेशन। तो इस केस में जो ग्राफ बन के आएगा, पीपीसी जो बनेगा दैट इज विद 100,000, सॉरी, जो पीपीसी बनता है दैट इज विद रिसोर्सेस अवेलेबल। तुम्हारे पास रिसोर्सेस कितने हैं, ना कि तुम यूज कितना कर रहे हो। हमेशा जो पीपीसी बनेगा वो उस बेसिस पे बनेगा तुम्हारे पास है कितना, ना कि तुम यूज कितना कर रहे हो। अब मैंने बोला कि हाँ मैं 800 यूज कर रही हूँ, बताओ रोटेशन होएगी, बताओ शिफ्टिंग होएगी, कुछ भी नहीं होएगा। रोटेशन तब होती अगर मेरे पास किसी एक चीज के लिए रिसोर्स बढ़ जाता, रिसोर्स तो बढ़ नहीं रहा ना कम हो रहा। शिफ्टिंग तब होती जब दोनों के लिए रिसोर्स बढ़ जाता है या कम हो जाता, नहीं हो रहा, रिसोर्स तो 1000 ही है मेरे पास, मैम फिर 800 को कैसे दिखाएंगे? हम सिर्फ अंदर एक पॉइंट बनाएंगे कि भाई था 1000 ही, ये नहीं कम ज्यादा हुआ, मैं 800 पे खड़ा हूं, मैं 1000 के अंदर, ठीक है। लेकिन एक चीज ये आती है कि तुम्हारे पास 1000 थे, अब ये 1000 बढ़ के 2000 या कम होके 800 हो गए, यूज की बात नहीं है, रिसोर्स ही कम हो गया, ठीक है। इन दिस केस जो आपका पीपीसी होगा वो अंदर को चला जाएगा। अब इसमें मैं एक एग्जांपल करवाती होती हूँ क्लास में, दैट इज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब वो आपसे यही पूछता है बार बार, केस स्टडी इसी के ऊपर आती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के केस में कहते दो चीजें हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे देश में रिसोर्स था, मतलब ह्यूमन रिसोर्स था 100 लोग, ठीक है, तुमने यूज किया 80 को, मतलब अनएम्प्लॉयड हैं 20। बताओ इसका पीपीसी पे क्या इफेक्ट जाएगा? मुझे पहले ये बताओ, क्या रिसोर्स कम ज्यादा हो रहा है? रिसोर्स तो उतना ही है, तो जो पीपीसी बनेगा ये 100 के साथ ही बनेगा। मैम फिर हम इस 80 को यूज कैसे करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अनएम्प्लॉयमेंट थी आपके देश में, आप पीपीसी के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है ना। अब मनरेगा जैसी स्कीम आ गई और उसने इन 20 लोगों को नौकरी दे दी, बताओ पीपीसी शिफ्ट करेगा? नहीं, अभी भी लोग सोए हैं। हाँ, अब क्या होगा, आप पहले अंदर थे, अब आप ऑन पीपीसी चले जाओ, रिसोर्स नहीं बढ़ रहा या कम हो रहा। एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स था 100, लेकिन अर्थक्वेक आया या फ्लड आया, उससे 20 लोग मर गए एंड लेफ्ट हैं 80। अब बताओ क्या होगा? अब रिसोर्स ही कम हो गया, पहले 100 लोगों के साथ पीपीसी बना था, अब 80 के साथ बन जाएगा। पीपीसी सिर्फ तब शिफ्ट करेगा
या अंदर को या बाहर को, अगर आपका रिसोर्स बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी कम हो गई है या पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, दैट इज नॉट कि व्हाट इज एक्चुअली मेड, दैट इज व्हाट कैन बी मेड। तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। हमने पहले हमारे पास 100 लोग थे, 20 लोगों को हम नहीं यूज कर रहे, पीपीसी क्यों हिलेगा? दिस इज द मेन पॉइंट इन रोटेशन एंड शिफ्टिंग, अगर आपको पीपीसी का टॉपिक यहाँ पे करना है। एंड इसके लिए ये कुछ चेंजेस बताए गए हैं जिसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि शिफ्टिंग या रोटेशन क्या है। आई थिंक सो कि मेजर इसमें यही था, ठीक है, पीपीसी में। तो इसको प्लीज आप रिवाइज कीजिएगा, आई होप आपको ये यूजफुल लगेगा। थैंक यू वेरी मच।